चलो, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि कंपनी क्या होती है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस, कंपनी के क्या फायदे होते हैं. आई ऑल्सो एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी, वो वर्ड कहां से आया. एंड वी डिस्कस सेक्शन 1. यस, डू यू रिमेंबर? सेक्का, स्कोप, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. ठीक है, तो उसका हमने निमोनिक बनाया था सेक्का, और वो भी हमने सेक्शन 1 डिटेल में पढ़ लिया विद मार्किंग्स कि आपको वो प्रोविजंस कैसे याद करनी है, कीवर्ड्स क्या होते हैं उसके. अब लेट अस प्रोसीड विद सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस की बात करता है. डेफिनेशनल सेक्शंस या क्लॉजेस वैसे तो 95 हैं, आपके मॉड्यूल में 93 कवर्ड है, लेकिन उसमें से भी ना देयर आर सर्टेन क्लॉजेस जो आईसीआई मटेरियल में नहीं है. जैसे देखो ना, यहाँ पर क्लॉज 4 है एपिलेट ट्राइब्यूनल, इसलिए मैंने वहां पे हेडिंग जरूर लिखी है लेकिन एनए करके डाल दिया. अब हेडिंग भी क्यों लिखी मैंने जब मॉड्यूल में है ही नहीं? तो बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न ऑल द क्लॉज नंबर्स. ठीक है, सारे के सारे जितने भी क्लॉज नंबर्स है ना डेफिनेशन में, आपके मॉड्यूल में 93 है, तो मैं आपको लाइन से वो 93 के जो क्लॉज नेम्स है वो याद करवाने वाली हूँ. अब अगर मुझे आपको वो लाइन से याद करवाना है विद द सेक्शन नंबर्स, तो मुझे वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे जो आपके मॉड्यूल में नहीं है. अदरवाइज हाउ विल यू रिमेंबर कि मुझे क्लॉज 3 के बाद डायरेक्टली क्लॉज 5 में जंप करना है, वो लिंक नहीं बैठेगा. इसीलिए हेडिंग्स तो मैंने सारी लिखी है, लेकिन वहां पर अगर एनए लिखा है मतलब ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, इसमें से भी जितने भी डेफिनेशन आपके मॉड्यूल में भी हैं, देयर आर सर्टेन जिसपे कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, जैसे मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कभी नहीं आएगा एग्जाम में. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन लिखो, नहीं आएगा. लेकिन अब मॉड्यूल में दिया है तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना. आ गया तो इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम पढ़ेंगे सब, बट एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से डेफिनेशन है जो आपको याद करके ही जाने हैं. ठीक है, बाकी अगर आप छोड़ दोगे तो इतना थोड़ा सा रिस्क हम ले लेंगे. ऑल राइट, तो लेट अस बिगिन विद सेक्शन 2 डेफिनेशंस. अच्छा, अब डेफिनेशंस बिफोर वी गो थ्रू इट, ये समझ लेते हैं कि डेफिनेशंस आखिर में हम पढ़ते ही क्यों हैं. हर एक्ट में देखो तो डेफिनेशंस आ जाते हैं. वाई आर दीज टर्म्स डिफाइंड, मतलब इसका क्या यूज है. एक ही साथ सारे डेफिनेशंस उन्होंने सेक्शन 2 में लाकर रख दिए हैं, उसका पर्पस क्या है. नाउ ये जो डेफिनेशंस है, इसका पर्पस, इसका यूज आपको मिलेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बोलता है कि लॉ को समझने के लिए आपको जो टर्म्स यूज किए गए हैं उनका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए ना. अब जैसे देखो, डायरेक्टर्स, ये वर्ड तो कंपनीज एक्ट में कितनी बार यूज किया होगा. इनफैक्ट अगर आप सेक्शंस पढ़ोगे ना, मेनी सेक्शंस कीप रिपीटिंग द वर्ड डायरेक्टर डायरेक्टर, कितनी बार वो वर्ड आता है. अब जितनी बार भी मैंने एक्ट में वो वर्ड यूज किया, अगर मैं वहीं पे उसको डिफाइन करने जाऊं तो एक्ट कितना बल्कि हो जाएगा कि हर बार आप वो डायरेक्टर वर्ड यूज हुए उसका मीनिंग आप बता रहे हो. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन हमने सोचा कि यार हर जगह क्यों उसको एक्सप्लेन करना है, एक ही साथ उसको डिफाइन कर देते हैं ना, उसको एक ही जगह पे ले आएंगे और फिर जहां पर भी एक्ट में डायरेक्टर वर्ड यूज किया उसका यही मीनिंग होगा. दूसरा जो यूज है, अगर मान लो कि ये टर्म्स हमने डिफाइन ही नहीं किए, कोई भी टर्म मैंने डिफाइन नहीं किया, तो जो भी वो एक्ट पढ़ने बैठा है वो तो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेगा. जैसे मैं एक्ट पढ़ने लगी, मुझे लगता है डायरेक्टर कौन होगा, हाँ ये ऐसा इंटरप्रिटेशन है. कोई दूसरा पर्सन वो एक्ट पढ़ने बैठा है, वो अपनी इंटरप्रिटेशन लगाएगा, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी. इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन कि भाई जो भी एक्ट पढ़ रहा है वो डायरेक्टर वर्ड को एक ही मीनिंग असाइन करे. अच्छा, अगर मैंने बोर्ड वर्ड यूज कर लिया, ठीक है, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है ना कंपनीज एक्ट में, बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर मैंने उसको डिफाइन नहीं किया तो कितनी कंफ्यूजन हो सकती है. बोर्ड, किसका बोर्ड बोल रहे हो? बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भी होता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है ऑफ अ कंपनी. तो किसकी बात कर रहे हो? तो देखो यहां पर जब हम जाएंगे उस डेफिनेशन के पास, तो क्लॉज 10 बोलता है कि जब भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, देन इन रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब हम ये जो वर्ड है उसको कंपनी के रिलेशन में डिफाइन कर रहे हैं. सो इन रिलेशन टू अ कंपनी इट मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. तो ये एक कलेक्टिव बॉडी है ऑफ द डायरेक्टर्स. किसके डायरेक्टर्स? ऑफ द कंपनी. तो देखो इन्हीं में कितने सारे कीवर्ड्स छुपे हुए हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड वर्ड यूज करते हो तो क्या मीनिंग है उसका? मीनिंग है इन रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब हम जो ये टर्म डिफाइन कर रहे हैं वो टर्म डिफाइन कर रहे हैं इन रिलेशन टू अ कंपनी. क्योंकि बोर्ड तो
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, या फिर वो किसी भी बॉडी का हो सकता है। तो हम जो डिफाइन करें वो इन रिलेशन टू अ कंपनी कर रहे हैं। इट मीन्स अ कलेक्टिव बॉडी। तो इट इज नॉट द इंडिविजुअल पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसको हम बोर्ड नहीं बोलते। जो कलेक्टिव बॉडी है, किसकी कलेक्टिव बॉडी है? डायरेक्टर्स की। किसके डायरेक्टर्स? कंपनी की। दैट इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डेफिनेशन बहुत ही स्पेसिफिकली आपको बता रही है कि जब हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड वर्ड ये यूज किया है एक्ट में, तो उसका ये मीनिंग है। So that is why to bring about standardization, to avoid repetition, to help us to understand the meaning of the act, हमने definitions बनाए हैं। तो सब जब definitions लिखी हुई हैं, तो जो भी act पढ़ रहा है वो यही meaning interpret करेगा। और definition बहुत सी clarity लेकर आती है। There is no scope for ambiguity, confusion का scope हटा देती है कि बोर्ड मतलब किसकी बात हो रही है। कितने क्लियरली हमने बोला कि जब बोर्ड वर्ड यूज किया तो इसकी बात हो रही है, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। यस, तो इस क्लैरिटी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉ। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, ये हमें लॉ और उनमें जो यूज किए गए वर्ड्स हैं उनको, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करती है। इट हेल्प्स, इट एड्स टू अंडरस्टैंड लॉ। तो ये जो डेफिनेशनल सेक्शंस बोलो या मेरे जो डेफिनेशनल क्लॉजेज हैं, दे आर इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। एड मतलब हेल्प। मैं यहां पे लिख देती हूँ, एड मतलब हेल्प। आप नोट्स में मेरे साथ साथ लिखते जाओ, बिकॉज हम लोग लेक्चर के टाइम पे काफी सारे नोट्स अपने टेक्स्ट बुक में लिखने वाले हैं, नोटबुक में लिखने वाले हैं, ताकि आपका लेक्चर में ही एक ही बार स्टडी तो हो ही जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। आपको बार बार लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ही मैंने आपको सारे जो वर्ड्स हैं, इंटरप्रिटेशंस है, की वर्ड्स हैं, पॉइंटर्स है, मैं सब आपको वहीं पे लेक्चर में ही लिखवा देने वाली हूँ। तो पहली रीडिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कीवर्ड्स क्या है, इसको कैसे मुझे डिवाइड करके कैसे लर्न करना है। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी ना स्टूडेंट्स, तो फिर लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर एज टू हाउ यू आर सपोज टू स्टडी द सब्जेक्ट। तो इसको फेवरेट सब्जेक्ट बनाने के लिए थोड़ी मेहनत हमको अभी करनी पड़ेगी। यस, तो लास्ट मिनट रिवीजन नोट भी हम तैयार कर रहे हैं साथ साथ में। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, दे हेल्प, दे एड अस इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग लॉ एज पर द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। लॉ मेकर ने जब ये वर्ड यूज करता है, खुद क्या इंटेंशन से यूज किया होगा, ये हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो कंस्ट्रक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट इंटरप्रिटेशन, करेक्ट वर्ड मैं इसीलिए लिख रही हूं बिकॉज मैं अभी वो सब अवॉइड कर रही हूं। यू नो, आई डोंट वांट टू गिव मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। करेक्ट इंटरप्रिटेशन मतलब जैसा लॉ मेकर के माइंड में था, जो इंटेंशन से उसने बनाया था ये लॉ, जो इंटेंशन से उसने ये वर्ड्स यूज किए हैं, तो वो इंटेंशन हम समझने की कोशिश करें और तभी मैं करेक्टली लॉ समझ पाऊंगी। अच्छा, मेरा ये इंटरनल क्यों है? वाई इंटरनल? इंटरनल इसीलिए है क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, ये जो हमको हेल्प की हुई है, ये तो एक्ट नहीं की हुई है ना। मुझे कोई एक्सटर्नल एड्स की तो जरूरत नहीं लग रही है, एक्ट ने ही इन टर्म्स को डिफाइन कर दिया है। दैट इज व्हाई इट इज दीज डेफिनेशंस आर एन इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन। ये एक्ट में ही दिया है, यही हमको लॉ समझने, इस कंपनीज एक्ट को समझने में मदद करेगा। Alright, so they can be of immense use in interpreting or construing the enactment. Construing, again, it means understanding the law as intended by the lawmaker. ये जो दो words उन्होंने use किए, it helps in interpreting or construing. Interpreting मतलब read the act as it is. अब मैं यहां पर एक्ट लिख रही हूं, लेकिन आप रीड द डेफिनेशन, रीड द वर्ड्स एज इट इज, रीड द सेंटेंसेस एज इट इज। पहले उसको एज इट इज पढ़ के समझने की कोशिश करो। अगर बहुत क्लैरिटी आ रही है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका काम यहीं पे हो गया। अगर थोड़ी सी एम्बिग्विटी आ रही है, देन वी विल यूज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब यहां पर हम जाएंगे और सोचेंगे लॉ मेकर ने क्या सोचा होगा, हाँ ये उसका करेक्ट मीनिंग या इंटरप्रिटेशन लगता है। इतना सब डिटेल में आपको नहीं है, बट इफ यू आर स्टडिंग द एक्ट, आपको उसको अच्छे से समझना चाहिए। अगर मैंने आपको यहां पर लिखा है, आपको पता ही नहीं इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, आगे जाके इसका हम कहीं पे मेंशन नहीं करने वाले, लेकिन ये जो इनिशियल नॉलेज होती है ना स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा का पूरा एक्ट अच्छे से समझने में हेल्प करेगी।
सो नाउ यू वांट टू नो हाउ टू करेक्टली इंटरप्रेट लॉ। तो फिर कंस्ट्रक्शन मतलब वी आर ट्राइंग टू करेक्टली इंटरप्रेट लॉ, कि लॉ का इंटेंशन क्या होगा, ये एम्बिग्युइटी हटाने के लिए मुझे उसमें थोड़ा सा फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस डालने पड़ेंगे, वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे। मैं तो फाउंडेशन से ही आपको बताती आ रही हूँ कि पहले जो लिखा है वो पढ़ो एज इट इज। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसमें फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस, लॉ क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा फैक्ट्स लगाओ, फिर समझो हाँ ये होगा इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। तो दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब एक लेवल ऊपर जाना। ओके तो इट हेल्प्स अस टू कंस्ट्रक्ट द एनैक्टमेंट और एनी ऑफ इट्स पार्ट। एनैक्टमेंट मीन्स द एक्ट। तो ये है डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस, क्यों हमने हर चीज को यहां पर डिफाइन किया है। और डिफाइन आप हर वर्ड को नहीं करते हो, तो जो रिपीट होते हैं, बहुत जगह पे यूज होते हैं, उन्हें हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। तो वैसे टोटल 95 डेफिनेशन से आपके मॉड्यूल में 93 कवर्ड हैं, तो हम वही करेंगे। मैं यहां पर आपको कुछ लर्न नहीं करवा रही, उसका वीडियो अलग है। सबसे पहले आ जाएगा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ओके सबसे पहला हम पढ़ेंगे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब क्लॉज 1 आपको अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में बताता है, बाद में मैं आपको स्टोरी से ये सारे क्लॉजेस लर्न करवाऊंगी, नंबर्स। अच्छा ये जो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है, ये हम वापस से पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन इन द यूनिट प्रोस्पेक्टस। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो डेफिनेशन हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं, उसको इधर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, जब आपको प्रोस्पेक्टस का मीनिंग ही नहीं पता, जब ये स्टेज पे आपको कुछ पता ही नहीं, तो इतना डिटेल में जाके क्या फायदा। अब प्रिलिमिनरी चैप्टर में हम उन वर्ड्स को बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे जो बाद में रिपीट होने वाले, हाँ जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने वाले, जहां जो उसकी डेफिनेशन बाद में आने ही नहीं वाली है, वो मैं यहां पर आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो वहां पर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे की वर्ड्स आप पढ़ लो। अच्छा अब स्टूडेंट्स एक टिप, ओके टिप ऑफ द डे। मेरी सबसे पहली टिप इस लेक्चर की, मेरी सबसे पहली टिप है कि इन प्रिलिमिनरी चैप्टर्स में जो डेफिनेशन दी हुई है आपको, उसे टोटली इग्नोर मत करना। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डेफिनेशंस एक साथ मिल गई हैं आपको, तो फिर आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस वर्ड को कहां डिफाइन किया हुआ है। आपको एक ही साथ एक ही जगह पे सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दीज डेफिनेशंस। इसीलिए मैंने ये प्रिलिमिनरी चैप्टर्स में सारी डेफिनेशंस लाइन से दी हुई हैं, और उसको हम एक बार तो गो थ्रू करने ही वाले हैं। अच्छा जब ये डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस चैप्टर में आएगी, एक बार फिर से कर लेंगे तो हमारा रिविजन हो जाएगा। चलो तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जब भी कोई पब्लिक कंपनी या फिर जब भी कोई कंपनी बोलो पब्लिक ऑफर करती है, तो जब भी कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर करती है, मींस दे आर ऑफरिंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, दे हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक के पास जा ही नहीं सकती। तो जब भी कोई पब्लिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज ऑफर करती है टू द पब्लिक, दे हैव टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस मेंशंस द डिटेल्स अबाउट द कंपनी, उतनी डिटेल्स जो इन्वेस्टर को हेल्प करे टू टेक अ डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट, उतनी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। किसी के पास टाइम होता है क्या इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस पढ़ने का, 100-200 पेजेस पढ़ने का? किसी के पास कोई टाइम नहीं है, और मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है। ये आधी से ज्यादा चीजें तो मेरे काम की नहीं है। मुझे क्या देखना है कि डिविडेंड कितना मिलने वाला है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या है, डायरेक्टर कौन है। तो जो भी मुझे लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तो उसी में इंटरेस्टेड हूं। तो लॉ भी बोलता है कि अरे यार तुम पूरा प्रोस्पेक्टस क्यों इशू कर रहे हो, अब्रिज्ड मतलब एक समरी वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर लो, उसमें हम बताते हैं ना, उतनी इंफॉर्मेशन लिख के तुम सिक्योरिटीज ऑफर कर दो। सो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के कीवर्ड्स क्या हैं, यहां पर हम कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेंगे। इट मीन्स अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब कि ये तो एक कच्चा पक्का आप बोल सकते हो प्रोस्पेक्टस, क्योंकि मेरा फाइनल प्रोस्पेक्टस अलग से है। ये तो सिर्फ मैंने वो इन्फॉर्मेशन दी है जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा सबसे पहला कीवर्ड हो गया कि अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मींस अ मेमोरेंडम। पहले हाईलाइट करवा दो, फिर मैं बोलती हूँ कि आपको इसको याद भी कैसे करना है। कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स मतलब जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ व्हाट, कौन से किसके इंपॉर्टेंट फीचर्स यहां पर लिख रहे हो, ऑफ द प्रोस्पेक्टस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे को 2 या 3 कलर के मार्कर्स तो लगने ही वाले, 3 इज द बेस्ट। मैंने आपको बताया था येलो रखना, लाइट कलर्स लेना, येलो, पिंक, रेड, एकदम लाइट वाले कलर्स लेना, ताकि आपकी पूरी बुक कलरफुल ना लगे। बट आई नीड 3 मार्कर्स या एंड 3 कलर का पेन्स ऑल्सो, तो वो हमेशा आपको लेक्चर में साथ में अपने रखना ही है। तो ये अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एक मेमोरेंडम है। उस मेमोरेंडम में क्या आता है, सैलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं। किसके आते हैं, प्रोस्पेक्टस के आते हैं ना।
अच्छा, कौन से फीचर्स लिखने हैं? एज मे बी, उसको हाईलाइट कर लेते हैं, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मैं यहां पर शॉर्ट भी लिख देती हूँ, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, ताकि मुझे लर्न करने के टाइम पे पता चल जाए कि किसने प्रिस्क्राइब किया। तो ये मेरे 3 इंपॉर्टेंट और की वर्ड्स हैं। क्या है अब्रिज प्रोस्पेक्टस? क्या है? ये एक मेमोरेंडम है कंटेनिंग व्हाट? सैलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। किसके फीचर्स? प्रोस्पेक्टस के। कौन बताएगा कहां लिखना है? जो सेबी ने स्पेसिफाई किया है वो फीचर्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो इजी हो गया याद करना, ये मेरे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सैलिएंट फीचर्स, फिर आप लिख सकते हो प्रोस्पेक्टस, ताकि आपको वो लिंक बैठ जाए। आपको लगेगा मैम आप तो एकदम बच्चों के जैसे हमको सिखा रहे हो, कैसे नोट्स बनाते, कैसे। इनिशियली मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आप पे, क्योंकि पहली बार आप मेरे स्टाइल से पढ़ रहे हो। एक बार आपको पता चल गया कि मैम इस तरीके से नोट मेकिंग करवा रही है, देन आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। यस, तो इनिशियली थोड़ी सी मैं आपको हैंड होल्डिंग करवा दूंगी, लर्न कैसे करना है वो बताऊंगी, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके आपको दे दूंगी, पॉइंटर्स बता दूंगी, उसको लिंक कैसे करना है। तो जब आप एग्जाम के लिए पढ़ने जाओगे, देखो रिविजन में कैसे काम आएगा। ये क्या है? ये मेमोरेंडम है कंटेनिंग व्हाट? सैलिएंट फीचर्स। किसके फीचर्स? प्रोस्पेक्टस के फीचर्स, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। हो गया ना हमारा याद? अच्छा, बाय मेकिंग रेगुलेशन ऑन दैट बिहाफ, मैम ये भी लिखना है क्या? ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, आपको 70-80% अगर आपने डेफिनेशन सही लिख दी तो इट इज फाइन। बाय मेकिंग रेगुलेशंस इन दिस बिहाफ नहीं भी लिखा, एज बाय सेबी लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था मेरा सबसे पहला क्लॉज, दैट इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। देन वी हैव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो ये तो आप अकाउंट्स में पढ़ने ही वाले हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये डिटेल में आपको बताना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसका मीनिंग पता है, मे बी आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है अभी तक, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे बेसिकली टेल यू कि जो इवेंट्स हैं वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, कैसे लिखना है। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंड एएस में दिए हैं, विच आर बेस्ड ऑन IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो उनके बेसिस पे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं अपने लिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग लिख सकते हो, मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख लो। आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर योर। टेक्स्ट बुक में आपको ऊपर नीचे मैंने काफी जगह दी हुई है, तो वहां पर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग लिख सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू क्राउड द पेज मोर। चलो लिखो, मैं डिक्टेट करती हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई, लिखो चलो, दे स्पेसिफाई हाउ द ट्रांजैक्शंस, accounting standards specify how the transactions and other events are to be recognized। मैं keywords लिख देती हूँ, ठीक है। are to be recognized, measured, okay, तो मैं यहां पे लिख देती हूँ हेडिंग, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में लिख देते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको? दे स्पेसिफाई हाउ द ट्रांजैक्शंस एंड अदर मैटर्स और अदर इवेंट्स आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, मेजर्ड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। ठीक है, तो ये मेरे कीवर्ड्स हो गए कि कैसे हमें उन मैटर्स को, इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, प्रेजेंट करना है और डिस्क्लोज करना है। अब इसके कीवर्ड्स हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मुझे नहीं लगता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। कीवर्ड्स बता देती हूं आपको, वो कीवर्ड्स याद कर लो एंड देन यू कैन राइट द डेफिनेशन। ओके, तो ये क्या है? दे आर, यस वी विल हाईलाइट स्टैंडर्ड। अभी हम डिफरेंट इंक्स यूज करेंगे। दे आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और दे आर एनी एडेंडम देयर टू। एडेंडम का मीनिंग लिखो एडिशन या फिर एक्स्ट्रा। सो दे आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर वो एक एडेंडम है फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रिफर टू इन सेक्शन 133। तो सेक्शन 133 में हमने क्या लिखा है? नाउ बिफोर आई रीड ऑल दैट, वो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लगता है, तो इसके पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ICAI रेकमेंड करता है, या आप लिख सकते हो वो रेकमेंड करता है टू NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 132।
तो ICAI, मैं इसको फिर हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ICAI इन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं उनको रेकमेंड करता है टू NFRA। फिर NFRA उनको एग्जामिन करता है, प्लस उनको रेकमेंड कर देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, पहले NFRA सेक्शन 132 वो फॉर्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की और सेक्शन 133 उसका काफी रेलेवेंस था कि अब तक अगर NFRA फॉर्म नहीं हुआ है तो क्या करना है आपको। लेकिन नाउ दैट NFRA फॉर्म हो चुका है, उसकी कॉम्पोजिशन भी डिटर्मिन हो चुकी है, उसके ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइन हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन का इतना रेलेवेंस रह गया है अभी। तो ICAI जो है वो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो रेकमेंड करता है टू NFRA। फिर NFRA उन्हें रेकमेंड करता है, पहले तो वो एग्जामिन करेगा फिर रेकमेंड करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी जो प्रिस्क्राइब करता है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करता है इन कंसल्टेशन विद NFRA, तो दोनों मिलके फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन दे डू इट इन कंसल्टेशन विद NFRA। अब यहाँ पे मेरे कीवर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दे आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर कोई भी एडिशन या एडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज। ठीक है, रिफर्ड इन सेक्शन 133। सेक्शन 133 क्या बोलता है, अब हम हाईलाइट करेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ये हम हाईलाइट कर लेंगे। दे प्रिस्क्राइब, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो मैंने आपको बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दे प्रिस्क्राइब, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मुझे कैसे याद रहेगा, व्हाट आर माई लर्निंग टेक्निक्स ओवर हियर, मुझे सिर्फ ये याद करना है द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है वो इधर से ही लिंक्ड है, देखो फिर आपको यहीं से क्लू मिल जाएगा। स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, वर्ड्स वही रिपीट किए हैं उन्होंने, देखो। तो इस तरीके से आपको क्लू मिल जाएगा उसी फर्स्ट सेंटेंस में कि मुझे नेक्स्ट क्या लिखना है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी अडेंडम देयरटू एज रेकमेंडेड बाय ICAI। तो अभी मेरा इंक चेंज कर देती हूं, यहां पर कौन रेकमेंड करता है, ICAI रेकमेंड करता है। फिर वो किसके पास जाता है, वो NFRA के पास जाता है। After examination of the recommendations made by NFRA। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है, ICAI रेकमेंड करता है, और फिर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रिस्क्राइब करता है इन कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ NFRA। तो NFRA विल एग्जामिन, दे विल रेकमेंड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्डिंग्स थोड़े यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो जो मैंने आपको ये छोटा सा फ्लो दिखाया है दैट विल हेल्प यू। अच्छा, अब रूल 7 क्या बोलता है, ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। रूल 7 क्या बोलता है, दिस रूल 7 इज रेड विद सेक्शन 133। रूल 7 क्या बोलता है, अंटिल, ये अंटिल वर्ड को मुझे हाईलाइट करना है, इसका क्या रेलेवेंस है कि जब तक आपका NFRA फॉर्म नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे फिर। यस, तो जब तक NFRA फॉर्म नहीं हो जाता, NFRA कौन से सेक्शन में आएगा, सेक्शन 132। ये मैंने आपको बताया था, सेक्शन 132 में हम NFRA, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, पर्पस क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं। क्यों फॉर्म हुआ, दैट हिस्ट्री ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो जब तक NFRA फॉर्म नहीं हो जाता, द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर से वही वर्ड यूज कर लिया देखो उन्होंने, तो कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, तो देन इट इज इजी फॉर अस टू रिमेंबर। So they will recommend the standards of accounting as specified. Sorry, we will follow the standards of accounting as specified under Companies Act 1956. They will be deemed to be the accounting standards. So simply put, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1956 एक्ट में थे वो ही कंटिन्यू होंगे जब तक हमारे NFRA की कॉम्पोजिशन फाइनल नहीं हो जाती, जब तक NFRA कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, टाइम टू हाईलाइट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, दे में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयरटू रेकमेंडेड बाय ICAI। देखो वो जो वर्डिंग्स हैं वो सेम ही हैं, NFRA नहीं था तो उसकी कोई दूसरी अथॉरिटी थी, वो भी हम पढ़ेंगे। इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन of the recommendations made by
जब एनएफआरए नहीं था तो किसको कंसल्ट करते थे? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मैंने जो कलर कोडिंग की है उसके हिसाब से आप कैसे पढ़ोगे? इनिशियली मुझे आपको ये सब बताना पड़ेगा, बट एक बार आप नोट मेकिंग सीख जाओगे ना, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा कि आईसीआई विल मेक रिकमेंडेशंस टू एनएफआरए, एनएफआरए विल देन मेक रिकमेंडेशंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एनएफआरए जब तक फॉर्म नहीं हो जाता तो हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज एक्ट 1956 में प्रिस्क्राइब किए गए थे उन्हीं को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मान के चलेंगे। अच्छा, तभी भी प्रोसीजर वैसा ही था कि आईसीएआई रेकमेंड करता था द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर वो कमिटी वुड रेकमेंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उस कमिटी के साथ मिलकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करती थी। लेकिन अब जब एनएफआरए फॉर्म हो गया है तो वो जो रूल 7 में दिया है उसका रेलेवेंस अभी कम हो गया है। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्लॉज इज डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्टर या फिर ऑल्ट्रेशन। इसमें 3 मेरे कीवर्ड्स हैं, वो हम हाईलाइट कर लेंगे। मेरा सबसे पहला कीवर्ड है ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? AOS, एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना, तो मैंने इसका एक निमोनिक बनाया है AOS, एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना। तो ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन वर्ड जब दिया होता है एक्ट में तो उसका क्या मीनिंग लेना है आपको? ऑल्टर मतलब AOS, एडिशन कुछ ऐड करना, ओमिट कुछ निकालना, सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ रिप्लेस करना। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एपिलेट ट्रिब्यूनल तो आपके सिलेबस में अभी है ही नहीं। अच्छा, देन दे हैव डिफाइंड द वर्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्टिकल? ये हम वापस पढ़ने वाले हैं जब हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स, यहां पर हम कीवर्ड्स हाईलाइट कर देंगे, डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आर्टिकल्स क्या होता है? इट मीन्स आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड। ये जो ओरिजिनली फ्रेम्ड है, दिस इज फ्रेम्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बनाए थे वो आपके कंपनी के आर्टिकल्स हैं। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आर्टिकल्स विच यू हैव ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हम ऑल्ट्रेशन को हाईलाइट कर देंगे। तो यहां पर वो आर्टिकल्स तो आएंगे जो आपने ओरिजिनली फॉर्म किए थे, लेकिन वो आर्टिकल्स भी आएंगे विच यू हैव ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, इट ऑल्सो इंक्लूड, यहां पर देखो और वर्ड यूज किया है, और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो आपने प्रीवियस कंपनी लॉ में भी जो आर्टिकल्स अप्लाई किए थे वो कंटिन्यू होंगे। दिस में ऑल्सो इंक्लूड योर मॉडल आर्टिकल्स विच वर अप्लाइड। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी अपना आर्टिकल नहीं बनाती है तो मॉडल आर्टिकल्स उसको अप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल ऑफ द कंपनी। देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ एन एसोसिएट कंपनी। मैं यहां पर नहीं करा रही इसको, द रीजन इज कि हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है टाइप्स ऑफ कंपनीज, वहां पर पहले मैं आपको होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी एक्सप्लेन करूंगी, उसी के साथ में वी विल डिस्कस एसोसिएट कंपनी। सो आई डोंट वांट टू जंप फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, सो वी विल कीप दिस ऑन होल्ड फॉर द टाइम बीइंग। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो जिस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने थे उसी तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी बन जाएंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है। तो व्हाट आर दे? सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाट आर दे? दे आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, कि भाई आपने बुक्स प्रॉपरली मेंटेन किए हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम बना लेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हर ऑडिटर जब बुक्स ऑडिट करने जाएगा तो वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। तो दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और एनी एडेंडम देयर टू। ठीक है, तो एडेंडम का मीनिंग वही है जो हमने पहले लिखा था, एडिशन बोलो या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है आपने वो बोल दो। तो दोबारा से लिख लेते हैं, दिस इज नथिंग बट एडिशन या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हम नोट मेकिंग कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू सिट टू रिवाइज, क्योंकि ऐसा कोई भी वर्ड या कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको याद नहीं आएगा। Okay, so this is very important when you are studying for the first time itself. It will save you a lot of time in revision. फ्लो क्या बताया था मैंने आपको फ्लो याद है? सबसे पहले आईसीएआई जो है वो रेकमेंड करेगा, किसको रेकमेंड करेगा?
NFRA को, फिर NFRA क्या करेगा, इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को एग्जामिन करेगा प्लस रेकमेंड करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद NFRA विल प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फ्लो वही होने वाला है, हम हाईलाइट कर लेते हैं उन अथॉरिटीज को. ICAI रेकमेंड करेगा टू NFRA, NFRA विल देन एग्जामिन एंड रेकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद NFRA विल प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब यहां पर जो हमारे की वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं. सेक्शन 143 सबसेक्शन 10 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम. सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, अच्छा तो मैं यहां पर अथॉरिटीज को हाईलाइट कर ली थी जैसे मैंने पहले किया था. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है. सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब, क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. ये वही वर्ड है जो देखो पहले यूज किया गया था. सो सी हाउ लॉ इज लिंक्ड, कितना लिंकिंग है, कितने रेपिटेशन है, कितना इजी है उसको याद करना अगर आपको सही टेक्निक पता हो तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा. प्रिस्क्राइब क्या करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और एनी एडिशन डेटू एज रेकमेंडेड बाय ICAI. तो ये मुझे हाईलाइट करना है, रिकमेंडेशन बाय ICAI. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा, किसको कंसल्ट करेगा, NFRA को. तो यहां पर NFRA को मुझे, अच्छा I'll just change the ink. Because of using different colors, I know that there are 3 authorities and I'm going to remember all this for exam. Central government will prescribe the standards of auditing as recommended by ICAI, लेकिन central government ये करेगा after the examination and recommendation of NFRA. ऊपर नीचे लिखा था इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से वो फ्लो में लिखवा दिया है. जब तक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई नहीं हो जाते, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जब तक नोटिफाई नहीं हो जाते, देन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग स्पेसिफाइड बाय, मैं हाईलाइट कर देती हूं यहां पर, स्पेसिफाइड बाय ICAI. ठीक है, टेंशन मत लो अगर आपने ये सब नहीं लिखा तो यू कैन एनी टाइम पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल दिस इन योर टेक्स्ट बुक. लेट्स मेक लास्ट मिनट रिविजन नोट्स नाउ इटसेल्फ. यस, चलो, तो जब तक ये प्रिस्क्राइब नहीं कर देते तब तक जो ICAI ने रेकमेंड किए हुए हैं वही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल नॉट इंपॉर्टेंट, ये हम लेकिन बाद में भी पढ़ने वाले. इतना तो आपको पता ही होगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज. अगर आपको इससे ज्यादा करना है तो कैपिटल क्लॉज आपको ऑल्टर करना पड़ेगा. जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी होती है, ये सब हमने CA फाउंडेशन में पढ़ा था, जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी होती है दैट इज पेड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. तो बहुत ज्यादा नहीं रखना, सफिशिएंटली हाई रखना, क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी है वो इस पे डिपेंड करती है, यही अमाउंट पे डिपेंड करती है. बैंकिंग कंपनी डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसे बोर्ड भी बोला जाता है ना, व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड क्या होता है. अच्छा, सिंपली अगर मैंने बोर्ड लिखा तो उसका मीनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होगा विद रेफरेंस टू अ कंपनी. ओके, इन रिलेशन टू अ कंपनी. क्योंकि क्या हम कोई दूसरे बोर्ड की बात करें, जैसे बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसकी बात हो रही है, नहीं. अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, नहीं. तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, नहीं भाई, हम इन रिलेशन टू अ कंपनी बात कर रहे हैं. तो इन रिलेशन टू अ कंपनी इट मीन्स अ कलेक्टिव बॉडी. जब सब डायरेक्टर्स को एक साथ ले आते, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ हुम, कंपनी. तो मेरे कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट करने हैं, ये क्या है, ये एक कंपनी से रिलेटेड कलेक्टिव बॉडी है. किनकी कलेक्टिव बॉडी है, डायरेक्टर्स की. किसके डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स. तो ये हो गए मेरे सारे कीवर्ड्स जो मैंने हाईलाइट कर दिए. अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्लॉज 11 जो डिफाइन करता है बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन को. कॉर्पोरेशन वर्ड क्यों यूज किया आपको पता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉर्पस विच मीन्स बॉडी. यस, तो ये जो कॉर्पोरेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है. इसका लैटिन वर्ड क्या है, कॉर्पस. ओके, कॉर्पस विच मीन्स अ बॉडी. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब वो कंपनी होगा, फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है. एक सेंटेंस सुनो, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स
आर नॉट कंपनीज। कंफ्यूज हो गए? अरे डोंट बी, मेरे पास एक सेपरेट नोट है इसके लिए, वो देख लेते हैं। आई हैव इट राइट हियर। ओके, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बना के रखा है विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट दो तरीके से बन सकते हैं। एक, when it is incorporated under a special act of parliament, जैसे corporations like LIC, SBI, they have come into existence by a special act of parliament. या फिर दे मे बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी लॉ, जैसे हमने एग्जांपल्स लिए हैं टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दे हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द कंपनी लॉ। इन्हें हम बोलते हैं कंपनीज। इन्हें यहां पर लिख देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कंपनीज। और ये जो कॉरपोरेशंस हैं, ये दोनों मिला के बनता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी वाइड टर्म जहां पर दोनों आ जाएंगे, कंपनीज भी आएंगी और ऐसी कॉर्पोरेशंस विच आर फॉर्म्ड अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे LIC, SBI बेस्ट एग्जांपल्स हैं। दे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू स्पेशल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। जब ये दोनों हम मिलाकर बोलते हैं देन इट इज नोन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसीलिए मैंने आपको वो स्टेटमेंट बोली थी शुरू में, दैट ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट। देखा आपने, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसमें वो कॉर्पोरेशंस भी आ जाएंगी विच आर फॉर्म्ड अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब हम जाते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो ये आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके ये अपने नोटबुक में लिख सकते हो। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इस पे कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं आने वाला। इनफैक्ट बॉडी कॉर्पोरेट की शायद डेफिनेशन भी लिखने को नहीं आएगी आपको, बट ये बहुत ही बेसिक टर्म है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का डिफरेंस, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक। डन, लिख लिया? ओके, तो मैंने अभी आपके लिए एक डिफरेंस बिटवीन भी बनाया है जहां से आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंपनी एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये भी एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, बट आई ऑलवेज फील माई स्टूडेंट्स शुड हैव कंप्लीट नॉलेज। चलो, अब इतना तो हमको समझ में आ गया कि कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट नेसेसरीली कंपनीज। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहां पर मैंने दी है, उसके पहले आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूं। बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वेयर एज कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेशन। ये जो कॉर्पोरेशन वर्ड है, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज कॉर्पस, मीनिंग बॉडी। इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन आप बोलो, बोथ मीन द सेम एक्चुअली, क्योंकि कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पस विच इटसेल्फ मीन्स अ बॉडी। बॉडी कॉर्पोरेट इज एक्चुअली अ कॉर्पोरेशन हैविंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब क्या? उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन सू, इट कैन बी सूड। तो जब आपके एसोसिएशन या कॉर्पोरेशन को ये कॉर्पोरेट स्टेटस मिल जाता है, दैट यू आर सेपरेट, you know, there is a separate legal status, then that is known as a body corporate. Body corporate, it is an association of persons having the following characteristics. तो क्या characteristics है? It is incorporated under any law for the time being in force. तो इसे form किया जाता है। क्यों form करते हैं? Because this does not take birth like a natural person. In fact, ये जो corporation word है ना, मैंने देखो इधर एक्स्ट्रा भी लिखा है आपके लिए, इट इज अ लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। इट मीन्स इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, इट्स एन आर्टिफिशियल person, it is created by a process other than natural birth. तो it is an association of persons which is incorporated under law, क्योंकि artificial person को form करना पड़ता है, doesn't take birth like a natural person, but it has a separate legal identity of its own, perpetual succession है, it can enter into contracts, it has a common seal, it can sue, it can be sued. तो जो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब इसमें होते हैं। अच्छा, अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊं, आप अभी रुक जाओ, आई गिव यू टाइम टू कॉपी, ज्यादा टेंशन मत लो, पहले समझ लो। बिकॉज क्या होता है ना, हम जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ अगर लिखने जाते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन मिस आउट कर दोगे फिर, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन फुल यही रहता है कि मेरे पास नोट्स कंप्लीट होने चाहिए।
तो उस पे मत जाओ, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, बस अभी पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। तो हमने क्या पढ़ा कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है विच हैज अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो डेफिनेशन बड़े ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में क्या लिखा हुआ है। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, मतलब इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। देखो मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका सिंपल यही मीनिंग है दैट जो कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इट सिंपली मीन्स कि जो कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं और जो कंपनीज फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, भले वो इंडिया में बिजनेस ना कर रही हो, उसे भी हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। हमने फॉरेन कंपनी पढ़ा था, यस, तो उन्हें कंपनीज एक्ट अप्लाई करता है बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो वो बिजनेस को जो आप इंडिया में कर रहे हो उसे कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है वो इतनी वाइड है दैट इट विल ऑल्सो इंक्लूड कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया डूइंग बिजनेस आउटसाइड इंडिया, उसे भी हम बॉडी कॉर्पोरेट ही बोलेंगे। अच्छा, तो इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, आउटसाइड इंडिया, वो यहां पर इंक्लूडेड है। इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, but it does not include a cooperative society registered under any law, any body corporate as not being defined in the not being defined as a company not being a company defined under this act and notified by the central government। ठीक है, तो इट इज नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, तो अगर वो कंपनी ही नहीं है तो वो हम एक्सक्लूड कर देंगे एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने यहां पर इसके समरी लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ऑल द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक इजी तरीका है याद करने का। लेकिन इसके अदर साइड में अगर आप देखोगे, अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी मैंने आपको बोला बॉडी कॉर्पोरेट का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है, बिकॉज कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इन इंडिया हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। तो कंपनी की डेफिनेशन में वही कंपनीज आएंगी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई है और उनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में वो भी कंपनीज आएंगी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है। सो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी वाइडर टर्म, okay, it is a wider term than company. Company includes only those entities which are registered in India, but body corporate includes both the companies which are registered in India as well as outside India। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं यहां पर, देखो आपको कंपनी में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, इन्फोसिस लिमिटेड, दे आर ऑल कंपनीज। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा इंडियन कंपनीज तो आएंगी ही आएंगी। कैन आई से कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, इन्फोसिस है, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं ही हैं, बिकॉज एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में ये भी इंक्लूड किया जाएगा अल्फाबेट इंक जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, फेसबुक, दे आर ऑल कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो मैंने यहां पर लिखा है दे आर फॉरेन कंपनीज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, लेकिन इन्हें भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे, ओके। अच्छा, बट व्हाट अबाउट अ सब्सिडरी, ओके, एक सब्सिडरी है ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। जैसे एग्जांपल देख लो, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जो इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उसी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी, अब ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये इंडिया में बिजनेस कर रही है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, तो ये एक कंपनी मानी जाएगी। बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन ये कंपनी की डेफिनेशन में आएगा, इसको हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो अप्लाई करेगा। पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक कंपनी मानी जाएगी जिसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, ओके। अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूं यहां पर। अभी हमने ये सब पढ़ लिया दैट LIC, SBI, दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बॉडी कॉर्पोरेट जरूर है लेकिन ये कंपनी नहीं मानी जाती है बिकॉज दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। LIC जैसे है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड, इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर LIC एक्ट 1956, ठीक है। तो LIC जो है उसे उनकी एक्ट्स अप्लाई करेंगी
दे आर नॉट कंसिडर्ड एज कंपनी। लेकिन मैम हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ओके हमने सेक्शन 1 में भी पढ़ा था कि दिस एक्ट will apply to those acts which are to those companies which are formed under a special act of parliament। फिर अभी आप बोल रहे हो क्योंकि LIC एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट, तो वो कंपनी तो होगी ही नहीं। अरे इसीलिए तो उसको अलग से एप्लीकेबिलिटी में लिखा है ना। अगर वो हम उसको कंपनी मान लेते जिसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करता है बाय डिफॉल्ट, तो मैं उसको अलग से क्यों स्पेसिफाई करती वहां पर। मैंने सेक्शन 1 में उसको अलग से इसीलिए लिखा है, देखो यहां पर सेक्शन 1 में मैंने इसको अलग से लिखा है बिकॉज कंपनीज एक्ट इन्हें अप्लाई करेगा, ऑल्दो दे आर फॉर्म्ड अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इनको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा एज फार एज द प्रोविजंस आर कंसिस्टेंट। तो इनका जो स्टैट्यूट बोलता है और कंपनीज एक्ट जो बोलता है, जब तक दोनों सेम चीजें बोल रहे हैं, पैरेलली बोल रहे हैं, देन इट विल अप्लाई। जैसे ही कोई डिविएशन हो गया, जैसे ही दोनों ने कुछ अलग बातें बोली, देन वी विल से भाई कंपनीज एक्ट टू साइड में हो जाए, इनका जो एक्ट है दैट विल प्रिवेल। ओके, तो इसीलिए हमने इनको अलग से इंक्लूड किया है यहाँ पर, क्योंकि इनके लिए हमें रूल्स तो बनाने ही है। और देखो ना, जैसे अभी आप बोलते हो कि मेरी LIC में नौकरी लगी, लोगों को लगता है LIC एक कंपनी है, उसमें नौकरी लग गई है इसकी। LIC को इसीलिए कंपनी माना जाता है, इट इज ऑल्सो लिस्टेड, अभी ये लिस्ट भी हो गई है LIC, तो इसे कंपनी माना जाता है और इसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। ठीक है, इसे स्टैट्यूटरी कंपनी माना जाता है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो काफी डिटेल में हमने ये कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। आई एम श्योर दैट नाउ यू आर इचिंग टू राइट। आपको लगता है कि भाई हमारे नोट्स परफेक्ट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, तो ठीक है लिख लो, लिख लो। डन। हमेशा वीडियो पॉज करके लिख लेना ताकि हम फटाफट सारी चीजें लिख लें अच्छे से। आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, वो तो लिखा ही हुआ है आपके बुक में। सो जस्ट राइट डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11। डन राइटिंग, ये भी लिख लो। ओके, ये वाला पार्ट डन ना, सब लिख लिया ना। ये देखो लास्ट का। तो इसी तरीके से फिर हमारा जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। इसकी एक बार डेफिनेशन भी गो थ्रू कर लेते हैं। सो बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज कॉर्पस मीनिंग बॉडी। तो इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया था। बुक एंड पेपर, बुक और पेपर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसके बारे में इन द यूनिट अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो बुक एंड पेपर, बुक और पेपर, इसमें क्या इंक्लूड होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाते हैं, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट, मिनट्स, रजिस्टर्ड, आइदर मेंटेन्ड और पेपर या फिर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओरल तो आएगा ही नहीं यहां पर, तो एनीथिंग इन राइटिंग दैट इज नोन एज बुक एंड पेपर, बुक और पेपर। ठीक है, हाँ ये आपको याद करना है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स आएगा, राइटिंग्स आएंगी, वाउचर्स आएंगे, डीड्स आएंगी, एक्सेट्रा। बुक्स ऑफ अकाउंट अगेन ये हम बाद में पढ़ेंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, वहां पर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग आई एम लीविंग दिस। ब्रांच ऑफिस मीन्स एनी एस्टैब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच बाय द कंपनी, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कॉल्ड अप कैपिटल, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा जो फेस वैल्यू मान लो 10 है, मैंने कॉल किया था 6 रुपीज, सो 6 रुपीज इज कॉल्ड अप। कंपनी को जब जितनी जरूरत लगेगी वो कॉल कर लेगी। चार्ज, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द यूनिट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, तो अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूं यहां पर, बस इसे रीड कर लो। पहले पता है आपको 2013 के पहले चार्ज की डेफिनेशन ही नहीं थी, ये तो फर्स्ट टाइम 2013 में चार्ज को डिफाइन किया गया। पहले सिर्फ इतना बोलते थे चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज, उसको डिफाइन ही नहीं किया था। ये तो 2013 में पहली बार उसकी अच्छे से डेफिनेशन लिखी है इन्होंने। चार्ज बेसिकली मीन सिक्योरिटी। ठीक है, तो चार्ज हम इधर सिंपल वर्ड्स में लिख लेंगे, इट सिंपली मीन्स सिक्योरिटी। ठीक है, चार्ज सिंपली मीन्स सिक्योरिटी। तो आपने किसी भी चीज को सिक्योरिटी के तौर पे देके उसके अगेंस्ट लोन ले लिया है, इट मीन्स आपने उस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। ठीक है, किसी भी एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे देके लोन लिया, दैट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इग्नोर करो उसको। ठीक है,
यहाँ पर सिर्फ मुझे ना दो वर्ड्स आपको, लाइक आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू दोज वर्ड्स बिकॉज दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है ना, उसको हम डेजिग्नेट करते हैं कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसे वो ओहदा दिया जाता है. लेकिन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, दैट इज हाउ इट इज. अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, तुमने पहले ही पढ़ ली थी. कंपनी तो शुरू में ही पढ़ा था हमने. कंपनी मीन्स, द वर्ड शोज दैट ये कंपनी को डिफाइन कर रहा है, उसका मीनिंग बता रहा है. इट्स नॉट एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, उसका मीनिंग एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे. इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मतलब द 2013 एक्ट, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो जैसे 1956 एग्जाम्पल ले रही हूं, 1956, 1913, इनमें भी अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो भी ये एक्ट अप्लाई करेगा. आप ये नहीं बोल सकते अरे मेरी कंपनी तो 1956 वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, मुझे अभी तक वही एक्ट अप्लाई करेगा. कंपनी वर्ड जहां पर भी यूज किया गया है एक्ट में, वो उसमें सब आ जाएंगी. कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर प्रीवियस लॉ. तो आप भले ही तभी इनकॉर्पोरेट हुए थे, लेकिन आपको अभी ये वाला कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा. अच्छा, देन वी हैव कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में सीए फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं हम. इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम. ये अमाउंट कब मिलेगा कंपनी को? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. यस, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन सेम अमाउंट बोले, वो अलग भी बोल सकता है. ये हमने लिख लिया सब कुछ. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, भाई इसमें मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है. जितना मेरा शेयर फेस वैल्यू है उतनी ही मेरी लायबिलिटी. तो यहां पर शेयर होल्डर हैज परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100. फेस वैल्यू 100 है, उसने पे कर दिया है 75 रुपीज. तो फेस वैल्यू 100, इसका पेड अप वैल्यू है 75. एंड अभी जब भी कॉल का टाइम आएगा हम उससे सिर्फ 25 रुपीज ले सकते, बस इतनी ही मेरी लायबिलिटी. तो जितना फेस वैल्यू है बस उतना ही हम देंगे. 75 पे कर चुके, अभी सिर्फ 25 रुपीज देंगे. लिक्विडेटर तो आपके मॉड्यूल में ही नहीं है. कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ये भी नहीं है. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी. अच्छा, अब ना इसके लिए छोटा सा नोट देती हूं आपको. कॉन्ट्रीब्यूटरी, नाउ कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. मैम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी हम लोग कॉल करते हैं मेंबर से, तो क्या वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी? नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जब आप लोगों से पैसा कॉल करते हो तो वो एज अ मेंबर पैसा देते हैं. लेकिन जब आप वाइंडिंग अप पे उनसे कॉल करते हो देन दे आर नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी. ठीक है. अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब दैट पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी. अब मेरी जो कंपनी है, ठीक है, मैं आप यहां पर लिख देती हूं, मेरी जो कंपनी है वो हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स, या वो हो सकती है लिमिटेड बाय गारंटी. इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द अमाउंट ऑफ देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स. इतनी उनकी लायबिलिटी. लाइक से फॉर एग्जांपल कि फेस वैल्यू 10 है, उसने पे कर दिया है 6 रुपीज. ठीक है, ये फेस वैल्यू 10 है, उसने 6 रुपीज पे कर दिया है. जो अनपेड है 4 रुपीज पर शेयर, दिस इज द लायबिलिटी. बस हम उससे इससे ज्यादा नहीं मांग सकते कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से. अच्छा, ये जो 4 रुपीज है ये हम कब कॉल कर सकते हैं? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. ठीक है, ये आप कब कॉल कर सकते हो? एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब भी आपको पैसे की जरूरत है तभी कॉल कर लो, या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो है ना, दैट पर्सन इज नोन एज मेंबर. उसको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं बोलेंगे, वो मेंबर है. एज अ मेंबर वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. लेकिन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर वो ये 4 रुपीज देता है देन ही इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी. ठीक है, तो नोन एज लिख दूं यहां पर. गारंटी कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसमें द अमाउंट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी. ये कब मिलेगा मुझे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप के टाइम मिल रहा है ना, दैट इज वाई दैट पर्सन इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी. ठीक है,
तो जब मुझे वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा मिलता है, देन ओनली दैट पर्सन इज नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये टेबल आपको लिखना है तो लिख लो। डन, ठीक है। अच्छा, यहां पर कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन है? एनी पर्सन हु इज लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी। हम हाईलाइट करेंगे, हमारे लिए ये कीवर्ड्स हैं, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अब ये केस में पर्सन अगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, जब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो वो एज अ मेंबर दे रहा है। इट्स ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दैट जो पैसा मिलता है दैट पर्सन इज नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये देखो यहां पर एक एक्सप्लेनेशन दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द पर्सन होल्डिंग fully paid up shares of the company shall be considered as a contributory if the company goes into winding up. अब एक एग्जांपल सुनो, मिस्टर एक्स थे, he was the shareholder of PQR Limited. अब ये कंपनी वाइंडिंग अप पे गई, ये वाइंड अप हो गई। मिस्टर एक्स के पास फुल्ली पेड अप शेयर्स थे। He is also known as contributory, ठीक है, इसे भी also known as contributory. Although because he is holding fully paid up shares, हम उससे कुछ लेंगे नहीं, he is not liable, but winding up है ना, तो जो भी members हैं वो अभी they are known as contributory, ठीक है। चलो, तो मिस्टर एक्स he is the shareholder of PQR Limited, although he is owning fully paid up shares of the company, he shall also be considered as a contributory. अब ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे की स्टोरी है, बट वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है ये टाइम पे। इनफैक्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की तो डेफिनेशन भी नहीं आएगी आपको एग्जाम में, लेकिन ठीक है। ऑल्दो मिस्टर एक्स हियर ही इज नॉट लायबल, वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम हिम, उसके पास फुल्ली पेड अप शेयर्स है, बट ही स्टिल कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी।